नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बाद किन चीज़ों को आपका ध्यान रखना होता है। जब किडनी किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए कि खून को साफ़ नहीं कर पा रही, तो मजबूरी में डॉक्टर्स को डायलिसिस करवाना पड़ता है कि पेशेंट की जो उम्र है वो लंबी हो सके। बट हम सब डायलिसिस से बहुत ज़्यादा डरते हैं और डरना लाजमी भी है, क्योंकि डायलिसिस के जहाँ पर अपने फ़ायदे हैं वहाँ पर उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है, खून साफ़ हो गया, आपकी जो कंडीशन थी, आप खाना नहीं खा पा रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाती है। आपका खाना अपटेक शुरू हो जाता है, बॉडी में जो वीकनेस थी वो ख़त्म हो जाती है। मगर जब हम ओवर टाइम लंबे टाइम तक हम डायलिसिस करवाते रहते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तैयार होनी शुरू होती है और पेशेंट डे बाय डे वीक होता चला जाता है और फाइनली वो चला जाता है। अब हमें इस डायलिसिस से क्या करना है, लड़ाई करनी होती है और इस लड़ाई को हम तब कर सकते हैं जब हम अपने जो एनिमी है उसको अच्छी तरीके से समझें। अब हमें पता है कि जब हम डायलिसिस करवा रहे हैं तो बॉडी में जो विटामिन है, मिनरल हैं, वो मशीन में निकल जाते हैं क्रेटिनिन और यूरिया के साथ-साथ, और इसी वजह से हमारी बॉडी में आती है वीकनेस। तो पहला काम आप क्या करेंगे कि अपना खाना दिन में जो 3 बार खाते हैं उसको दिन में 4 बार करेंगे। 4 बार क्यों? क्योंकि 3 बार तो किसी भी शरीर को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, राइट? चौथी बार आप खाएँगे डायलिसिस के लिए। क्यों? अगर आप अपनी बॉडी में थोड़ा-सा खाना एक्स्ट्रा खाएँगे, अगर आपकी मशीन थोड़ा-सा निकाल भी लेगी, तो आपको जो नुकसान हो रहा है हर बार डायलिसिस में, वो पहले से कम होगा। तो पहली चीज़, आपने खाना दिन में 4 बार खाना है। अब खाना क्या खाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब डायलिसिस शुरू नहीं होता तो हम प्रोटीन को रुकवाते हैं कि दालें नहीं खानी, दूध नहीं पीना, अंडे नहीं खाने, मांस-मच्छी नहीं खानी। बट जब आप डायलिसिस शुरू हो जाता है तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बॉडी में किसी भी टाइप की वीकनेस ना आए। अगर डायलिसिस वाला पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा खाएगा तो उसका बॉडी वेट कम होगा, बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, ब्लड बनेगा नहीं और उसी वजह से पेशेंट की डेथ टाइम से पहले हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको कंपनसेट करना है। तो हमने खाना ऐसा खाना है जो ताकत कम मात्रा में दे। क्यों? क्योंकि हमारा पेट का जो साइज़ है वो लिमिटेड है, उसमें आधा किलो से ऊपर सामान नहीं आ सकता। तो ये जो आधा किलो हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं ना, अब इसके मायने हैं। तो हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि फ्रूट्स और सैलेड पे डायलिसिस वाले पेशेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए। पेशेंट क्या करता है, फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, ये हेल्दी होता है, इसलिए आपकी बॉडी में वो कैलोरीज कम लेके जा रहा है, प्रोटीन कम लेके जा रहा है, विटामिन मिनरल ज़रूर लेके जा रहा है, बट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। तो आप पहले क्या करेंगे, खाने के अंदर इन चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न है ना उसे ख़त्म करेंगे। खाने के अंदर रोटी, सब्जी, चावल, अंडे, दूध, दालें, इसको आप ज़रूर ऐड करेंगे। नॉन-वेज के मतलब चिकन और मटन और फ़िश, ये मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करता। आपको अपनी रिपोर्ट को समझना पड़ता है कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन ठीक आ रहा है तो एग और फिश आपको नहीं जाना, बट अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी हुई है, टोटल प्रोटीन बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो खाना दिन में 4 बार किया, खाना आपने दालों के साथ, दूध के साथ अच्छा मात्रा में लिया, जिससे आपकी बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस ना आए। अब जो दूध है उसको भी रोका जाता है, क्योंकि अगर हम दूध ज़्यादा ले रहे हैं, पानी ज़्यादा ले रहे हैं, तो बॉडी में पानी भर रहा है। तो दूध की जगह आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर की सब्जी बना के खा सकते हैं। बट ये पनीर मार्केट का नहीं होना चाहिए, ये पनीर घर में बना हुआ होना चाहिए, जिससे हम इसकी प्योरिटी को एश्योर कर सकें कि इसमें किसी भी टाइप की एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितनी मात्रा में पानी पी रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट क्या होता है, जब भी वो डायलिसिस करवाने जाता है उसका वेट देखा जाता है, डायलिसिस से पहले, डायलिसिस के बाद। तो कितना वेट गेन हुआ है 2 डायलिसिस के बीच में, उससे पता लगता है कि बॉडी में कितना पानी इकट्ठा हुआ है, और उस हिसाब से हम मशीन में एडजस्टमेंट कर कर बॉडी में से पानी को बाहर निकालते हैं। अब ये जो पानी है, हमने कोशिश ये करनी होती है कि शरीर में इकट्ठा ही ना हो। 250 ml 500 ml ठीक है, बट अगर 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो हमारी दिक्कत पैदा कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी किडनीज़ पे काम करेंगे कि वो पानी को बाहर निकालती रहे। जब वो पानी को बाहर निकाल रही है, यूरिन बना रही है, तो साथ में क्रेटिनिन, यूरिया भी वो निकालती रहती है, तो हमें उसका सपोर्ट मिला रहता है। अब हमने पानी का इंटेक का भी ध्यान रखना है कि हम पानी या तरल पदार्थ कितनी शरीर मात्रा में लेके जा रहे हैं। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी भर रहा है तो अक्सर वो आपके टांगों में भरेगा। जब आप लेटेंगे, सोने के लिए जाएँगे, तो पैरों से पानी निकल कर आपके फेफड़ों में भरेगा और आपको साँस लेने में दिक्कत होगी। अगर आपके फेफड़ों में पानी भर रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो आपके लंग्स खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचने की कोशिश करो कि एक जगह किडनी खराब और एक जगह फेफड़े खराब हो रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो,
डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर फेफड़ों को बचाए या किडनी को बचाए? तो यहाँ पर बहुत दिक्कत पैदा होती है और डॉक्टर हमेशा फेफड़ों को बचाता है, लंग्स को बचाता है, क्योंकि अगर लंग्स पूरे ख़राब हो जाते हैं तो वेंटिलेटर पर पेशेंट को रखना पड़ता है और वहाँ से पेशेंट को निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। किडनी अगर पूरी ख़राब हो भी गई तो भी हमारे पास 2 लाइफ़लाइन हैं, हमारे पास ट्रांसप्लांट भी है, हमारे पास डायलिसिस भी है। तो हम लंग्स को बचाने के लिए बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को बहुत अच्छी मात्रा में कंट्रोल रखना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, पानी आपने उतना पीना है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट हमें कब पता लगती है? बॉडी की रिक्वायरमेंट हमें तब पता लगती है जब हमारा गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं। बट अब हमें कितना पानी पीना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हम पानी तब पिएंगे जब हमारा गला सूख रहा है, होंठ सूख रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, हम पानी इस तरह पिएंगे कि हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट ना हो। तो एक टाइम में आपने आधा कप मतलब 50 ml के आसपास पानी एक बारी में आप पी सकते हैं। आराम आराम से पीजिए। जब आप पानी पी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बॉडी उसे एसिमिलेट कर रही है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल रही है। जो पानी एक्स्ट्रा है उसी को ही वो पेशाब के रास्ते किडनी के पास लेके जाएगी, किडनी उसे प्रोसेस करेगी, फिर पेशाब बनाएगी। जब हम पानी को धीरे धीरे पीते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहती है और बॉडी में एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पानी कम पीना है बट पीना है, पूरा बंद नहीं करना है। अगर आप पानी पीना पूरा बंद कर देते हो तो यूरिन आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ के लिए डायलिसिस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और कभी भी डायलिसिस आपका कम या बंद नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, पानी कम, थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पेशेंट डायलिसिस के बाद अपने शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस करते हैं कि टांग की जो मांसपेशियाँ हैं वो दर्द कर रही हैं, उनमें ऐंठन आ रही है। वो ऐंठन इस वजह से आ रही होती है क्योंकि जब हम डायलिसिस में बॉडी में से पानी खींचते हैं तो मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन आम बात है। तो अगर आप ऐंठन महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी का इंटेक करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। तो हमने खाने का ध्यान रखा, हमने पानी का ध्यान रखा। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर। अक्सर जब पेशेंट डायलिसिस पे जाता है तो उसको लगता है कि उसकी जंग वो हार गया है। अब उसे बीपी को भी ठीक रखने की ज़रूरत नहीं है, शुगर को भी ठीक रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। बीपी शुगर की वजह से आपकी किडनी ख़राब हुई है और अगर बीपी शुगर आपका बढ़ा रहेगा, किडनी तो पूरी ख़राब होगी बट उसका असर बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ेगा। अगर बीपी शुगर आपका बढ़ा रहता है, किडनी आपकी ख़राब है और कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है, हमारा जो शरीर है वो ताश के पत्तों की तरह, महल की तरह गिरना शुरू करता है। पहले किडनी गिरी, फिर लंग्स जाएंगे, फिर लीवर जाएगा, फिर हार्ट जाएगा और डॉक्टर के लिए ऐसे पेशेंट को संभालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बीपी शुगर को हर कीमत पे कंट्रोल में रखना है। आपकी बॉडी में जितनी ताकत है, थोड़ी बहुत, चाहे बैठे बैठे आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, पर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूर करो, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को ठीक से रखने के लिए डायलिसिस पे बहुत ज़रूरी है। तो खाना हो गया, पानी हो गया, आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी डायलिसिस पेशेंट के लिए। इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अब जब पेशेंट होता है, डायलिसिस करवा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जाके कहता है कि मुझे डायलिसिस नहीं करवाना। और जब वो श्रेयास में आता है तो हमें उनको बॉडी को अंडरस्टैंड करते हुए, किडनी की कंडीशन को समझते हुए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। अगर डायलिसिस हम हफ्ते में 3 बार करवाते हैं तो नॉर्मल जो एवरेज एज है किसी भी डायलिसिस पेशेंट की, वो 1 से 1.5 साल के आसपास निकलती है। अगर हम हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे हैं तो नॉर्मल जो एवरेज एज है वो 5 से 6 साल बनती है। मगर अगर हम डायलिसिस हफ्ते में सिर्फ 1 बार करवा रहे हैं, 1 बार, सोच के देखो एज क्या निकलती है, एवरेज एज मैं आपको दूँ आइडिया, 40 साल। अब 40 साल 1.5 साल से, 5 साल से कई गुना बढ़ा है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी में डायलिसिस की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो अगले 6 दिन में पूरा हो पाता है। पर जब हम हफ्ते में 2 बार करते हैं या फिर 3 बार करते हैं तो वो नुकसान पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से पेशेंट की जो लाइफ है नंबर ऑफ डायलिसिस पे डिपेंड करती है। कम अगर डायलिसिस हो रहा है तो लाइफ लंबी है, अगर डायलिसिस ज़्यादा हो रहा है तो लाइफ छोटी हो जाती है। तो अब हमने करनी कोशिश क्या करनी है, हमने अपनी किडनी से काम लेने की कोशिश करनी है। अगर किडनी आपकी 0% भी काम कर रही है, जब आप उसका ध्यान रखना शुरू करोगे तो अगर वो 5-10% भी काम कर जाती है तो डायलिसिस पहले जो 3 हो रहे थे वो 2 हो जाएंगे। 2 होने का मतलब है कि जो एज आपकी 6 महीने से 1.5 साल बन रही थी वो 5 से 10 साल हो गई। अगर डायलिसिस आपके हफ्ते में 2 बार हो रहे हैं मान लो, और वो 1 हो जाता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क आता है, 2 से सिर्फ 1 हो जाता है, तो कितने साल बढ़ गए आपके?
तो हमने अपनी किडनी पे काम करना नहीं छोड़ना होता, क्योंकि किडनी अगर कुछ ना भी करे, क्रिएटिनिन यूरिया को ना भी निकाले, तो भी एक बहुत ज़रूरी काम कर रही होती है, और वह है बॉडी में से पानी को निकालना। अगर किडनी बॉडी में से पानी को निकालती रहती है, यूरिन बनाती रहती है, तो डायलिसिस पे उतनी कम दिक्कत हमें देखने को मिलती है। और अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप डायलिसिस के पेशेंट से ज़रूर मिलें। तो रमेश जी, पहले ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं? अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर में रहते हैं। और आपका ट्रीटमेंट शियास में कब शुरू हुआ था? फरवरी के आसपास में। फरवरी में। हाँ। और क्रिएटिनिन के लेवल्स आपके डायलिसिस से पहले कितने रहते थे? 17 के आसपास। 17 के आसपास। और हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रहा था फरवरी में? फरवरी में 3 बार। 3 बार डायलिसिस करवा रहे थे। तो ये डायलिसिस कब से चल रहा था आपका फरवरी से पहले? बस फरवरी से ही शुरू। फरवरी में शुरू हुआ था। और अब आपका डायलिसिस हफ्ते में कितनी बार हो रहा है? अब 15 रोज में हो रहा है एक बार। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कितनी बार आपको ज़रूरत है? अब तो मतलब 15 रोज में या 1 महीने के में। महीने में एक बार बोल रहे हैं। हाँ। देखो, जो आपके लेवल है उसके हिसाब से आपको आज की तारीख में भी एक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खून अब गंदा ही कम होता है। अब आपका खून का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 6 ही रहता है। हाँ, तो हम बस 5-6 के आसपास। 5-6 चाहे आप डायलिसिस करवाओ चाहे आप ना करवाओ, वो 5-6 से ऊपर वो नहीं जा रहा है। तो आपने खुद देखा, अगर हम अपनी किडनी पे काम करते हैं, सही तरीके से उसको हम सपोर्ट देते हैं, तो ना सिर्फ आपका डायलिसिस बंद होता है, बल्कि क्रिएटिनिन भी बढ़ना बंद हो जाता है। मगर ज़रूरी बात है कि रमेश सिंह जी यहाँ तक पहुँचे ही क्यों, है ना? किडनी को ऐसा क्या हुआ कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया? तो जो हम आपके रिकॉर्ड्स देख पा रहे हैं, उसके अंदर आपका जो मेन कारण था वो था आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, उसकी वजह से किडनी को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता जा रहा था, जिसकी वजह से किडनी जो इतनी ख़राब हो गई कि उसने काम जो फरवरी में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी जी। इसी वजह से क्रिएटिनिन आपका 17 के आसपास टच कर रहा था। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उसके बाद जैसे जैसे किडनी काम करने आई, तो नंबर ऑफ डायलिसिस कम हुए, क्रिएटिनिन कम हुआ। हाँ। अब आपको किसी भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। वजन तो इतना ही चल रहा है, 71, 1-2 किलो कम ज़्यादा। किसी टाइप की कमजोरी शरीर में नहीं, कोई खास नहीं है। खाने में क्या आपने दालें बंद करी? नहीं, दाल भी खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, सारी सब्जियां खा रहे हैं? हाँ। कोई अनाज बंद किया आपने? नहीं। गेहूं बंद की, चावल बंद किया? नहीं, चावल भी लिया, गेहूँ भी लिया। अब शरीर बढ़िया से चलता है? हाँ, ठीक है अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वजन नहीं गिराना, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है तो डायलिसिस को झेला नहीं जाता। अगर सपोज करो मुझे आपका डायलिसिस करवाना है और मैं आपका खाना पीना बंद कर दूं, आपको मैं जो बाजरा पे डाल दूं, आपका शरीर बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता है, और जो भी आप चलकर आए हो वो चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि किडनी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। जब आप शरीर के लिए खाना खा रहे हो तो किडनी को भी खाना मिल रहा है। जब उसे खाना अच्छा मिल रहा है, ताकत मिल रही है, तो वो काम अच्छा करेगी। आप शरीर को खाना मत दो और ये सोचो कि किडनी को खाना अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा सिर्फ ये 3 सब्जियाँ खाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अनाज छोड़ देता है, मिलेट्स पे रहता है, तो शरीर में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। ये कमज़ोरी शुरू में आपका वजन गिराएगी। वजन गिरने की वजह से क्रिएटिनिन डाउन होता है। हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का कम हो जाता है। बट उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि उस कमज़ोरी की वजह से, और जो क्रिएटिनिन अब नीचे गया है वो दोबारा से बढ़ेगा। बट अब वो बढ़ेगा, डायलिसिस के नंबर बढ़ेंगे, बट शरीर कमज़ोर हो चुका होगा, तो झेल नहीं पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से रमेश चंद्र जी ने सही तरीके से अपना डायलिसिस बंद किया है, इसी रास्ते पे आपने चलना है। अपने शरीर को कमज़ोर नहीं होने देना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, अनाज नहीं छोड़ना है, दालें नहीं छोड़नी है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अपना डायलिसिस आप बंद कर सकते हो मेरी तरफ से आज की तारीख में। तो आपने खुद देखा कि डायलिसिस वाले पेशेंट के डायलिसिस भी बंद हो जाते हैं जब हम अपने शरीर पे सही तरीके से काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, मेरी डॉक्टर की टीम से भी मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।